हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, जिसे हम वाइप वर्म या कशाभ वर्म या चाबुक वर्म भी कहते हैं, इस एनिमल के जीवन चक्र का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर राजेश कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर से। ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा का यदि हम जीव जगत में सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं तो इस एनिमल को फाइलम एस्कहेलमिन्थिस, क्लास नीमेटोडा, ऑर्डर ट्राइकोसिफेलाइडिया में रखा गया है। इस एनिमल का प्रकृति और वास स्थान या हैबिटेट एंड हैबिटेट देखते हैं तो ये एनिमल कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये विश्व के सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ये एनिमल मोनोजेनेटिक और एंडो पैरासाइट होते हैं। इन एनिमल का प्राइमरी या डेफिनेट होस्ट मनुष्य होता है। मनुष्य के बॉडी में ये लार्ज इंटेस्टाइन में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भी मुख्यतः ये सीकम और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के आंतरिक म्यूकोसा की लेयर में ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये एनिमल ओवीपेरस होते हैं और ये मनुष्यों में एक डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। उस डिजीज़ को हम ट्राइक्यूरियोसिस कहते हैं। ये मनुष्यों में इनका जीवन चक्र कई महीनों का होता है। इन एनिमल का यदि हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकार की देखते हैं तो सबसे पहले इनका शेप देखते हैं। तो ये एनिमल के बॉडी का शेप इलॉन्गेटेड, लंबा और कॉमा शेप का होता है। यदि इनके बॉडी को हम समान 5 भागों में विभाजित करें तो इन एनिमल का अगला 3 भाग जो होता है, 3/5 भाग, ये बहुत पतला और लंबा थ्रेड लाइक होता है। और चूंकि इनके बॉडी का अगला ये पतला भाग थ्रेड लाइक या कशाभ या चाबुक के समान होता है, इसलिए इस एनिमल को हम चाबुक वर्म भी कहते हैं। इस पतले और लंबे भाग के टिप में एक छोटा सा एपर्चर होता है। इस एपर्चर को माउथ कहते हैं और यही एंटीरियर 3/5 भाग इंटेस्टाइन के म्यूकोसा की लेयर में धंसा हुआ पाया जाता है। और बॉडी का शेष बचा हुआ जो 2/5 भाग है, ये 2/5 वाला भाग सबसे चौड़ा भाग होता है और इस चौड़े भाग में ही इस एनिमल के अधिकतर विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यदि इस एनिमल का साइज़ हम मेज़र करें तो ये साइज़ के आधार पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। मेल की लंबाई फीमेल की से छोटी होती है। मेल की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि फीमेल की लंबाई मेल की लंबाई से ज़्यादा होती है। फीमेल की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। इन एनिमल के बॉडी का कलर सामान्यतः सफ़ेद, ब्राउन या स्लेटी रंग के होते हैं। यदि इन एनिमल के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो आंतरिक संरचना में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का यदि हम अध्ययन करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम की मूल संरचना या बेसिक संरचना मेल और फीमेल दोनों में लगभग एक समान होती है। दोनों एनिमल के अगले पतले भाग के टिप में एक एपर्चर होता है। उस एपर्चर को हम माउथ कहते हैं। ये माउथ पीछे की तरफ एक छोटे से ट्यूब से जुड़ी होती है। उस छोटे से ट्यूब को हम फेरिंग्स कहते हैं और ये फेरिंग्स पीछे थोड़े से चौड़े ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। उस चौड़े ट्यूब को हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस की दीवार में कुछ बड़े आकार की ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर होते हैं और इस ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म युक्त बड़े आकार के सेल्स को हम स्टिकोसोम्स कहते हैं। ईसोफेगस आगे एक चौड़े ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। उस चौड़े ट्यूब को हम इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन मेल में छोटा और चौड़ा होता है, जबकि फीमेल में इंटेस्टाइन पतली और लंबी होती है। मेल में इंटेस्टाइन का अगला सिरा
एक फूली हुई स्ट्रक्चर बनाता है, उस फूले हुए स्ट्रक्चर को हम क्लोएका कहते हैं। और ये क्लोएका एक छोटे से एपर्चर के द्वारा शरीर के बाहर टिप में ओपन होता है, उस ट्यूब को हम क्लोएकल एपर्चर कहते हैं। जबकि फीमेल में इंटेस्टाइन एक कॉमन एक एपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन होता है, उस एपर्चर को हम एनस कहते हैं। यदि इसी एनिमल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यदि हम देखना चाहें तो सबसे पहले हम मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत मेल के बॉडी के जो चौड़े आधारी भाग होते हैं, उस चौड़े आधारी भाग में एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को टेस्टिस कहते हैं। ये टेस्टिस के अगले सिरे पर कुछ फूली हुई थोड़ी लंबी और मोटी ट्यूब पाई जाती है। उस मोटी और लंबे ट्यूब को हम वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस नीचे की ओर एक लंबी और थोड़ी मोटी ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। उस लंबे और मोटे ट्यूब को हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। और सेमिनल वेसिकल का अगला भाग बहुत पतला और लंबा हो जाता है। उस पतले और लंबे भाग को हम इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजेकुलेटरी डक्ट आगे की तरफ क्लोएका में ओपन होता है और इस क्लोएका के अंदर एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर या थैला पाया जाता है। उस थैले को हम पीनियल सैक कहते हैं। और इस पीनियल सैक से कुछ रॉड लाइक स्पिक्यूल्स निकले हुए होते हैं। इन स्पिक्यूल्स को सीरस कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखना चाहें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत जो आधारी चौड़े भाग हैं, उस चौड़े भाग में एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ओवरी कहते हैं। ओवरी आगे की ओर एक लंबे और मोटे ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। उस लंबे और मोटे ट्यूब को हम ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट का अगला सिरा कुछ मोटा और फूला हुआ स्ट्रक्चर ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। इस मोटे और चौड़े ट्यूब को हम यूटेरस कहते हैं। इस यूटेरस के अंदर एग्स भरे हुए होते हैं। यूटेरस का अगला सिरा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर या थैले के समान संरचना में ओपन होता है। उस थैले के समान स्ट्रक्चर को या संरचना को हम वेजाइना कहते हैं। और ये वेजाइना एक छोटे से एपर्चर के द्वारा शरीर के बाहर ओपन होता है। उस एपर्चर को यूवुल्वा कहते हैं। यदि इस एनिमल में पाए जाने वाले एग का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एग फीमेल के बॉडी के अंदर यूटेरस के अंदर बंद होती है। इस एग का आकार ओवल या बैरल या ढोलक के आकार का होता है। इस एग की लंबाई लगभग 50 माइक्रोन और चौड़ाई लगभग 25 माइक्रोन तक होती है। एग का कलर ब्राउन होता है। यदि इस एग का आंतरिक संरचना का यदि हम अध्ययन करना चाहें तो ये एग बाहर की तरफ से 2 लेयर कवरिंग से घिरा हुआ होता है। इस कवरिंग को हम शेल कहते हैं। इन शेल में वह शेल जो बाहर की तरफ होगा उस शेल को हम आउटर शेल कहते हैं और दूसरा शेल जो अंदर की तरफ होगा उसे हम इनर शेल कहते हैं। एग के बीचों बीच एक फर्टिलाइज्ड और डिप्लॉयड जाइगोट पाया जाता है और पूरी एग के दोनों एंड पर म्यूकस के बने हुए प्लग पाए जाते हैं। ढक्कन के समान संरचना होती है। इस ढक्कन के समान संरचना को म्यूकस प्लग या पोलर प्लग कहते हैं। एक ग्रेविड जो फीमेल होती है वो ग्रेविड फीमेल प्रतिदिन 2000 से 10,000 अंडे को अपने बॉडी से बाहर निकालती है और फीमेल के बॉडी से एग के बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम ओवल्यूशन कहते हैं। यदि इस एनिमल का जीवन चक्र का हम अध्ययन करना चाहें तो ये एनिमल मोनोजेनेटिक और एंडोपैरासाइट होते हैं। इन एनिमल का प्राइमरी होस्ट मनुष्य होता है और मनुष्य के ये लार्ज इंटेस्टाइन
मुख्यतः सीकम और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। ये एनिमल का एडल्ट अवस्था वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या सीकम में पाया जाता है और सीकम या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के अंदर ही मेल और फीमेल एनिमल के मध्य कॉपुलेशन की प्रक्रिया होती है। कॉपुलेशन की प्रक्रिया में मेल अपने स्पर्म को फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और इंजेक्ट करने के बाद ये मेल और फीमेल सेपरेट हो जाते हैं। कॉपुलेशन के बाद फीमेल के बॉडी के अंदर ओविडक्ट में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। चूंकि फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इस एनिमल में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट यूटेरस में आने के बाद इस जाइगोट के बाहर की तरफ 2 लेयर शेल का फॉर्मेशन हो जाता है और पूरी जाइगोट बाहर की तरफ से डबल वॉल्ड शेल से घिर जाती है और इस डबल वॉल्ड शेल से घिरे हुए ओवम जाइगोट को अब हम जाइगोट न कह के एग कहते हैं। ये बना हुआ एग यूटेरस में भरा हुआ होता है और कुछ समय के बाद यूटेरस में ही इनमें क्लीवेज की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और क्लीवेज की प्रक्रिया स्टार्ट होने के कुछ समय के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग फीमेल के बॉडी से बाहर निकलना प्रारंभ होते हैं और फीमेल के बॉडी से एग के बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम ओवल्यूशन कहते हैं। फीमेल के बॉडी से ये निकला हुआ एग मनुष्य के लार्ज इंटेस्टाइन के वेस्ट फूड मटेरियल में मिक्स हो जाता है और वेस्ट फूड मटेरियल में मिक्स होने के बाद ये एग, जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रारंभ हो चुका है, ये एग वेस्ट फूड मटेरियल के साथ पहले मनुष्य के बॉडी के शरीर से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद ये एग सॉयल में मिक्स हो जाता है, वातावरण में आ जाता है। वातावरण में आने के बाद ये एग सॉयल में पानी में मिक्स हो जाता है और मिक्स हो जाने के बाद इन एग का आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रारंभ होता है। लगभग 3 से 5 हफ्ते के बाद सॉयल में या इन्वायरमेंट में इस एग के अंदर उपस्थित जाइगोट और एम्ब्रियो आगे विकसित होकर एक लार्वा का निर्माण करता है। उस लार्वा को हम रेप्डिफॉर्म लार्वा कहते हैं। चूंकि ये लार्वा एग के अंदर बंद है, इसलिए इस स्टेज को हम इंसिस्टेड लार्वल स्टेज कहते हैं। अब ये इंसिस्टेड लार्वल स्टेज ही दूसरे मनुष्य को प्रभावित करता है, इन्फेक्ट करता है या ट्रांस करता है, इसलिए इस स्टेज को हम ट्रांसमिसिव या इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। यदि इस कंटामिनेटेड सॉयल के कांटेक्ट में यदि एक दूसरा स्वस्थ मनुष्य आता है तो ये इंसिस्टेड लार्वा दूसरे स्वस्थ मनुष्य के बॉडी के अंदर चला जाता है और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इस एग के ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। सामान्य तौर पे ये ट्रांसमिशन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। पहला, कंटामिनेटेड या दूषित एयर से, दूषित या कंटामिनेटेड सॉयल से या कंटामिनेटेड वाटर से। यदि एक स्वस्थ मनुष्य इस कंटामिनेटेड एयर, वाटर और सॉयल के कांटेक्ट में आता है जिसमें पहले से एग, एम्ब्रियो युक्त एग प्रेजेंट होता है, तो ये एम्ब्रियो युक्त एग दूसरे स्वस्थ मनुष्य के इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और इंटेस्टाइन में सबसे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, टिश्यू के अंदर ना होकर ल्यूमेन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही ये एग पहुंचता है तो एग में जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन एंजाइम आकर मिलती है तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम इस एग के आउटर डबल वॉल शेल को डिज़ॉल्व कर देती है और जैसे ही शेल वॉल डिज़ॉल्व होता है तो ये डिज़ॉल्व होने के बाद ये लार्वा स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में
फ्री हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और एग से लार्वा के बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम हैचिंग कहते हैं। हैचिंग के बाद निकला हुआ लार्वा स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में आने के बाद ये क्वाइल्ड हो जाता है, और क्वाइल्ड होकर इस स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन प्राप्त करके आगे ग्रोथ करता है। और कुछ समय के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ग्रोथ करने वाला लार्वा या ग्रोइंग लार्वा स्मॉल इंटेस्टाइन से माइग्रेट करके लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद ये पुनः फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है और साइज में ग्रोथ करता है। और साइज में ग्रोथ करने के बाद इसका अगला सिरा जो पतला हो जाता है और लंबा हो जाता है, ये पतला और लंबा सिरा लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकस की मेम्ब्रेन को पिनिट्रेट करती है, और पिनिट्रेट करके म्यूकस की मेम्ब्रेन के अंदर इंटर हो जाता है, और इंटर होने के बाद कुछ समय के बाद ये फूड मटेरियल प्राप्त करके लगभग 3 महीने के बाद ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, और सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद ये लार्वा पुनः अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार ये एनिमल का जीवन चक्र चूँकि एक ही होस्ट में एक ही स्पीसीज के एनिमल में कंप्लीट होता है, इसलिए ये एनिमल का जीवन चक्र मोनोजेनेटिक प्रकार का होता है। ये मनुष्यों में एक बीमारी पैदा करते हैं, उस बीमारी को ट्राइक्यूरोसिस कहते हैं। इस बीमारी के मुख्य लक्षण में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन होता है, अर्थात शरीर में पेट में हमें दर्द होने लगता है, एपेंडिसाइटिस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हमें एसिडिटी होने लगती है, वोमिटिंग होने लगता है, और हेडेक भी होने लगता है। जब इस एनिमल का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अर्थात जब ये क्रॉनिकल स्टेज में पहुंच जाता है, तब मनुष्यों में डायरिया, एनीमिया और इओसिनोफिलिया जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस रोग से हमें बचने के लिए, इस डिजीज़ से हमें बचने के लिए हमें अपने वेस्ट फूड मटेरियल का प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, और दूसरा हमें फल और सब्जियों को अच्छी तरीके से धोकर ही उसका उपयोग करना चाहिए। इन फल और सब्जियों को धोने के लिए हमें सामान्य तौर पे पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा चूंकि ये एनिमल का फैलाव या ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड एयर, कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड सॉयल के द्वारा होता है, तो हमें इस एनिमल से बचने के लिए हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि इन विशेष सावधानी को रखने के बावजूद भी यदि हम बीमार पड़ ही जाते हैं, इस एनिमल का इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और इस ट्रीटमेंट के रूप में हम कुछ मेडिसिन्स ले सकते हैं। मेडिसिन्स के नाम ये दिए हुए हैं। इन मेडिसिन्स में मुख्य मेडिसिन थायोबेंडाजोल, मेटाबेंडाजोल, डाइथियोजाइमिन और 3 अन्य प्रकार के मेडिसिन्स भी दिए हुए हैं। इन मेडिसिन्स का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस ट्रीटमेंट के लिए या मेडिसिन का उपयोग हमें उपयुक्त डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। आशा है आप लोगों को ये एनिमल का बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना और जीवन चक्र समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।